Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 2nd, 3rd and 4th of March 2023। पहले हम 4 मार्च का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे, फिर 2 और 3 का भी मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ ही कारणों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था इन 2 दिनों में, तो आई विल बी कवरिंग ऑल द 3 डेज इन दिस न्यूज़ एनालिसिस ओनली। सारा कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपका करंट अफेयर्स का नोट्स है, कई लोग बोलते थे कि डेली का नोट्स सर नहीं अवेलेबल है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ऐप है टेम्स IAS का ऐप है, वहाँ पे अब मैं डेली आपको जो ये नोट्स है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में पॉसिबल आपको वहाँ पे दे दूंगा। कीवर्ड्स की पॉइंट्स सारे जितने भी हैं वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ऐप को आप नीचे की लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं जो हमारे पास ये कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ से, ठीक है ना। प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट, एंड बेस्ट नोट्स जो बेस्ट पॉसिबल नोट्स है शॉर्टेस्ट फॉर्म में, ताकि आपको कोई दूसरी मैगजीन या वो सब रेफर ना करना पड़े, तो आपको अवेलेबल रहेगी। न्यूज़ एनालिसिस तो हम डेली करते हैं, डेली आपको अपडेट हो जाया करेगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला सवाल है विद रेफरेंस टू वैभव फेलोशिप स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वैभव फेलोशिप स्कीम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। आज के न्यूज़ एनालिसिस में एक न्यूज़ आइटम में भी वैभव फेलोशिप स्कीम होगी, तो मैं आपको बता दूंगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा था फेलोशिप ऑफर्स इंडियन रिसर्चर्स एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अब्रॉड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द रिसर्चर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस फीचरिंग इन द टॉप 100 नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क विल बी एलिजिबल फॉर द फेलोशिप। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वैभव फेलोशिप के रिगार्डिंग, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। थोड़ा सा आप लोग सोचिए, आप लोग ने पढ़ा होगा, अगर दूसरे का न्यूज़ एनालिसिस देखा है तो अगर उन्होंने बताया है तो आप कर लीजिए, नहीं बताया तो मैं आज आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर है नन। दोनों ही गलत है, क्यों गलत है मैं आपको बताऊंगा अभी। दूसरा सवाल है प्रोटॉन बीम थेरेपी के बारे में। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था हालांकि, प्रोटॉन बीम थेरेपी। पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रोटॉन थेरेपी इज अ टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी दैट यूजेस हाई पावर्ड एनर्जी टू ट्रीट कैंसर एंड सम नॉन कैंसरस ट्यूमर्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट कैन प्रिसाइजली टारगेट द ट्यूमर वाइल मिनिमाइजिंग द रेडिएशन एक्सपोजर टू सराउंडिंग हेल्दी टिश्यूज लाइक ट्रेडिशनल रेडिएशन थेरेपीज। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है दिस मेथड यूजेस एनर्जी फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स एंड नॉट हार्मफुल रेडिएशंस लाइक एक्सरेज एंड हेंस डज नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 3 या 3 ओनली, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल। तीसरा सवाल है विद रेफरेंस टू मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया पार्टिसिपेट्स कंसीडर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज लिखी हैं, उनके सामने आपको मैच करने के लिए लिखा है। डेजर्ट फ्लैग लिखा है UAE, शिन्यू मैत्री लिखा है वियतनाम, कोबरा वॉरियर लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दस्तलिक लिखा है कजाकिस्तान। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। ये 3 सवाल हैं आज के। ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ऑल द 4 पेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1 पेयर। क्यों? क्योंकि देखो डेजर्ट फ्लैग जो है वो तो UAE की है ना। शिन्यू मैत्री जापान के साथ है, ना कि यहाँ पे वियतनाम जो था। शिन्यू मैत्री जापान के साथ है, कोबरा वॉरियर UK के साथ है, ना कि अमेरिका के साथ, और दस्तलिक जो है उज्बेकिस्तान के साथ है, ना कि कजाकिस्तान के साथ। तो ओनली 1 पेयर इज करेक्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस में। सेलेक्ट सेंट्रल स्टाफ कैन ऑप्ट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। अब ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर आपको अडॉप्ट करना है तो उसके लिए आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है कि आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है वो उसका एडवर्टाइजमेंट 22 दिसंबर 2003 के पहले आया रहा हो, 22 दिसंबर 2003 के पहले आया रहा हो, और आपको जो जॉब मिली हो वो 2004 में भले आपने ज्वाइन की हो, मतलब जब 2003 के बाद डिसकंटिन्यू कर दी गई। तो 22 दिसंबर 2003 के पहले अगर आपने किसी जॉब में अप्लाई किया है और आपने 2004 में सर्विस ज्वाइन की है तो फिर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाएगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ओल्ड वर्सेस न्यू की अगर हम बात करें क्या है डिफरेंसेस ओल्ड पेंशन स्कीम में और जो नेशनल पेंशन स्कीम नई है, तो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो गारंटी देती थी लाइफ लॉन्ग इनकम की पोस्ट रिटायरमेंट। हर महीने आपको लाइफ लॉन्ग आपको मिलेगी, एंड ये दैट इज द थिंग। यहाँ पे ये एक पार्टिसिपेटरी स्कीम है NPS, जिसमें एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट करते हैं उनके पेंशन कॉर्पस में अपनी सैलरीज से, और उतना ही मैच करती है जो कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट का, ठीक है ना।
इसके बाद गवर्नमेंट बियर्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द पेंशन। ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट बियर करती एक्सपेंडिचर, और नेशनल पेंशन स्कीम में द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स थ्रू पेंशन फंड मैनेजर्स। तो इसमें पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपका पैसा कहीं ना कहीं लगा के रखते हैं, ठीक है ना। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो मंथली पेमेंट है वो एश्योर्ड रहती है, जहाँ पे अमाउंट रहती है वो 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी के बराबर रहती है। एंड रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में क्या होता है, 60% जो कॉर्पस होता है वो तो आपको टैक्स फ्री मिल जाता है, बाकी 40% वापस से इन्वेस्ट हो जाता है एन्युटीज में फिर, लेकिन वो टैक्सेबल रहता है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ओल्ड पेंशन एंड न्यू पेंशन स्कीम, ये आप याद करके रखना, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे फ्रंट पेज की देखो, यहाँ पे न्यूज़ है केरला गर्ल ऑन वर्ल्ड हियरिंग डे पोस्टर। तो यहाँ पे रिजवाना द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, इनको कोक्लियर इम्प्लांटेशन हुआ था एज अ चाइल्ड। अच्छा याद रखना कोक्लियर इम्प्लांटेशन, जो शब्द है ना ये ज़रूर याद रखना कि कई बार पूछ सकता है कि कोक्लियर इम्प्लांटेशन होता है किस चीज़ के लिए, हार्ट डिसीज़ के लिए, इसके लिए। तो ये ईयर्स के लिए होता है, याद रखिएगा, इट इज़ फॉर द ईयर्स। जब सुनाई आपको नहीं देता है तो आपको कोक्लियर इम्प्लांटेशन होता है, विच इज़ यूज्ड for solving this hearing impairment and cochlear implantation, COCHLEAR, cochlear implantation, इसको जरूर याद रखना, ठीक है ना। एंड वर्ल्ड हियरिंग डे होता कब है, 3 मार्च को। तो याद रखेगा वर्ल्ड हियरिंग डे कब होता है, 3 मार्च को होता है वर्ल्ड हियरिंग डे। तो दिस इज अगेन अ फैक्ट विच इज देयर एंड यू कैन रिमेंबर दीज फैक्ट्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। यू कैन मूव अहेड विद मी। आज कल एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट भी आया, परसों एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट भी आया था सुप्रीम कोर्ट का, है ना। तो हालांकि हमने ज़रूर बात नहीं की इसके बारे में, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे हम एडिटोरियल पार्ट में आते हैं, जिसमें पहले हम उसी जजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें एक केस था 17 मई 2021 को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR ने PIL एक फाइल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत उन्होंने चैलेंज किया था द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। कई बार हम बात करते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है या इलेक्शन कमिश्नर्स का ऑफिस है वो फ्री नहीं है। वो ट्रूली फ्री क्यों नहीं, क्योंकि उसको जो अपॉइंटमेंट होता है वो पूरा का पूरा प्योरली एग्जीक्यूटिव बेसिस पे होता है, दैट इज डन प्योरली ऑन द एग्जीक्यूटिव बेसिस, है ना। उसमें और कहीं का कोई रेफरेंस और कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं लिया जाता है। तो इससे ये जो बॉडी है एक फ्री और फेयर बॉडी के रूप में काम नहीं कर पाएगी। दिस इज व्हाट हैज़ बीन द मतलब जो सोचा जाता था। तो अब यहाँ पे इसके खिलाफ ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने PIL फाइल किया, और ये जब केस वहाँ पे पहुँचा सुप्रीम कोर्ट में, ये केस 1 साल से ज़्यादा अभी लगभग 1 साल के बराबर लगभग चल चुका है, और फाइनली अभी 2 मार्च को जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। मैं आपको बताऊंगा जजमेंट भी, है ना। अभी तक जो प्रोसेस थी वो आर्टिकल 324 का सेकेंड जो क्लॉज है, आर्टिकल याद रखिएगा 324 का सब क्लॉज 2 जो है उसके अंतर्गत जो ये अपॉइंटमेंट किए जाते थे, जिसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट करेगा बेस्ड अपॉन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। लेकिन कोई भी ऐसा गवर्नमेंट नहीं थी जिसने कोई प्रॉपर लॉ बनाया हो। अभी तक प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता था, नाम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली बातें दे देती थी। तो अब ये बहुत बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म है। इस इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए अलग अलग कमीशंस ने पहले रिकमेंड किया था, जैसे लॉ कमीशन की 255th रिपोर्ट। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, मैंने बहुत अच्छे नोट्स ये निकाले हैं। 255th रिपोर्ट लॉ कमीशन की, सेकेंड मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट, है ना। दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट, दिनेश गोस्वामी कमेटी याद रखेगा, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग है। जस्टिस तारकुंडे कमेटी की रिपोर्ट 1975 की। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट, जस्टिस तारकुंडे कमेटी की रिपोर्ट, उन सब के रिपोर्ट में ये चीज़ें मेंशन्ड थी कि इनका जो अपॉइंटमेंट है वो सही किया जाए। तो अभी 2 मार्च को जो जजमेंट हुआ है वो 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सिलेक्शन होगा ECI के मेंबर्स का, इट विल बी डन बाय अ कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ अपोजिशन, या फिर अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। तो ये कब तक मेथड चलेगा, ये तब तक मेथड चलेगा जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना लेता इन दिस रिगार्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो कि किया गया है। एंड उन्होंने कहा भी कि डेमोक्रेसी इज द फेसेट ऑफ दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड मेंटेन हेल्दी डेमोक्रेसी इन द कंट्री, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई। अच्छा, एक अब यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म भी है इस चीज़ का कि क्या जैसा सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है उसका भी मेथड ऑफ सिलेक्शन लगभग यही है, एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड बाय अ पैनल दैट इंक्लूड द सीजेआई या फिर उसका नॉमिनी या फिर, है ना। लेकिन क्या सीबीआई का जो डायरेक्टर है, क्या हम उसका इंडिपेंडेंस ये मेक श्योर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? तो ये कहना कि जस्ट बाय चेंजिंग द पर्सन्स हु आर सेलेक्टिंग समवन यू कैन चेंज द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, दैट विल बी अ लॉन्ग शॉट, ये चीज़ कहा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला है क्लीन टेक एज नेक्स्ट बिग थिंग इन रूरल इंडिया। तो यहाँ पे ऑथर ने जो है रूरल इंडिया में क्लीन टेक यानी क्लीन टेक्नोलॉजी मतलब जो डीआरईज पे बेस्ड रहता है। डीआरई क्या है? यानी डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी। क्लीन टेक मतलब कि जिसके लिए कार्बन एमिशन ना किया गया हो। फॉर एग्जांपल आपने सोलार कुछ यूज़ किया या सोलार पावर का यूज़ करके किया, विंड पावर का यूज़ करके किया। तो ऑथर का कहना है कि यहाँ पे जो डीआरई पावर्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो रूरल इंडिया में स्पेशली जो रूरल वुमेन फार्मर्स हैं और रूरल वुमेन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी इनकम इन्हांस कर सकता है। उसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, लगभग $50 बिलियन की ये मार्केट अपॉर्चुनिटी है जो कि विच कैन ट्रांसफॉर्म द रूरल लाइवलीहुड्स, है ना, विद वुमेन एट द कोर ऑफ दिस ट्रांजिशन। वुमेन को कोर पे रखा है। ऑथर ने कहा कि किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहला ऑथर ने कहा कि उन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का एग्जांपल देना चाहिए पहले तो दूसरों को, जो लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्क अवर्स हैं। रिस्क अवर्स मतलब कि जो लोग रिस्क, उनको लगता है कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे या इसको हम लेकर के आगे बढ़ेंगे तो इट विल बी अ लॉस। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं तो हमको उनके एक्सपीरियंस को और जो अर्ली वुमेन अडॉप्टर्स रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के, उनका एग्जाम्पल लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों को भी वो एग्जाम्पल देना चाहिए। ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ऑथर ने कही है कि ऑर्गेनाइज हाइपर लोकल इवेंट्स एंड डेमोज। हाइपर लोकल इवेंट्स और डेमो ऑर्गेनाइज करो, है ना। People want to touch and see a high ticket size product before believing in its ability and promised benefit. लोग पहले देखना चाहते हैं, पहले डेमो देखना चाहते हैं, तब लोगों को भरोसा होता है कि ये चीज़ क्या कर सकती है। ठीक है ना, एंड दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट जो कि आपको करना है। थर्ड उन्होंने कहा कि इनेबल ईजी फाइनेंस टू परचेज प्रोडक्ट्स, है ना। जो वुमेन जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है उनके लिए पहले फाइनेंस आप ईजी करो, है ना। लिमिटेड एवेन्यूज टू अवेल फाइनेंसिंग फॉर दिस क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट रिमेन्स ए बॉटलनेक। अभी भी बहुत लिमिटेड फाइनेंसिंग के तरीके हैं जो कि लोगों के पास अवेलेबल है। और अगर आप स्पेशली वुमेन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के रूप में आगे ले आना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोलैटरल फ्री लोन और ये सब चीज़ आपको उनको देनी पड़ेगी। इजी लोन एप्लीकेशन प्रोसेस आपको देना पड़ेगा, है ना। इसके बाद फोर्थ ऑथर ने कहा कि सपोर्ट द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मार्केट लिंकेजेस। आप उनको मार्केट के साथ भी जोड़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट्स बन जाए रूरल एरिया में और उनको अगर आप मार्केट के साथ ना जोड़ो या उनको प्रॉपर प्राइसिंग आप नहीं अवेलेबल कराओगे तो कोई भी उस काम को बहुत दिनों तक नहीं कर पाएगा। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस से ये होगा कि उनको मार्केट में एंट्री मिल जाएगी ईजी और मार्केट में उनको अच्छा दाम भी मिल जाएगा, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये भी कि वुमेन ऑफन स्ट्रगल विद द एस्टैब्लिश्ड मार्केट लिंकेजेस। तो आपको वुमेन को अगर सपोर्ट करना है तो आपको उनको लिंकेजेस देनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। लास्ट ऑथर ने कहा कि एनेबल पॉलिसी कन्वर्जेंस, है ना। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो, उनको इस मिशन मोड में लाओ, है ना। पब्लिक इन्वेस्टमेंट करो, बाकी जो पॉलिसीज हैं वो भी इसी तरफ टारगेटेड होनी चाहिए। तो कन्वर्जेंस जब तक नहीं होगा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के रिसोर्सेज एक साथ काम नहीं करेंगे, तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स एंड ऑल। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, अगली न्यूज़ देखो आप। सुप्रीम कोर्ट ईजेज नॉर्म्स फॉर सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर कोर्ट प्रेसिडेंट्स एंड मेंबर्स। तो कंज्यूमर कोर्ट्स के जो प्रेसिडेंट और मेंबर हैं उनके सिलेक्शन के लिए नॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट ने ईजी कर दिए हैं। अपनी जो आर्टिकल 142 है सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142, जिसमें फॉर कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कैन पास डिक्रीज एंड लॉज। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिक्री पास की है जिसमें उन्होंने कहा है कि यंगर टैलेंट को हमको अट्रैक्ट करना है कंज्यूमर कोर्ट्स में। इसीलिए जो मैंडेटरी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सेट किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, क्या सेट किया गया था? 20 साल का किया गया था। मैंडेटरी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 20 साल का सेट किया गया था, वो घटा करके उन्होंने 10 साल कर दिया। नाउ द मैंडेटरी एक्सपीरियंस विच इज नीडेड फॉर बिकमिंग अ कंज्यूमर कोर्ट प्रेसिडेंट एंड ऑल इज 10 ईयर्स ओनली, है ना। पहले 20 साल था। ये जजमेंट था MR शाह का और MM सुंदरेश का। एंड इसके अलावा उन्होंने एक रिटन एग्जामिनेशन एंड वाइवा इंट्रोड्यूस किया है टू चेक द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस। वाइवा प्लस रिटन एग्जामिनेशन टू चेक द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस ऑल्सो। एंड कंज्यूमर कमीशन के पास पावर होती है सिविल कोर्ट्स की इन मेनी एस्पेक्ट्स, है ना।
एंड इसीलिए उन्होंने, ताकि जो यंगर टैलेंट्स हैं उनको यूज़ किया जा सके, इसलिए जो वो है वो भी डिक्रीज़ कर दिया है। तो ये जजमेंट था उन्होंने दिया है। तो वो लिखा है वी डायरेक्ट दैट इन फ्यूचर अ पर्सन हैविंग अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हु इज अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग एंड हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स इन कंज्यूमर अफेयर्स, लॉज, पब्लिक अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिनेंस, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और मेडिसिन शैल बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन। इसके अलावा इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन विड ऑल्सो बी डन ऑन द सेम क्राइटेरिया। तो ये चीज उन्होंने कही डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे ऑथर का कहना है कूनो पार्क इज नॉट सुटेबल फॉर होस्टिंग ऑल द चीताज, क्योंकि जो चीता का मेन डाइट होता है वो चीतल होता है, और यहाँ पे कूनो में इतना है, चीतल इतने हैं कि वो 15 तक सस्टेन कर सकते हैं, 15 से 20 नहीं कर सकते, 5 को कहीं और डालना चाहिए था, ये उनका कहना है। अच्छा, चीता की बात चल रही है तो 7 बिग कैट्स के मैं आपको नाम बता दूं। 7 बिग कैट्स आर देयर। फर्स्ट इज टाइगर, जिसको पैंथेरा टाइग्रिस बोलते हैं। दे आर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड बाय द IUCN, याद रखेगा। एंड इसके अलावा नेशनल एनिमल है ये इंडिया का, मलेशिया का, बांग्लादेश का, साउथ कोरिया का। लायन का पैंथेरा लियो बोलते हैं, IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है लायन। एंड ये आपको याद रखना है। दे लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड्स, इनके ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। फिर जैगवार पैंथेरा ओंका इज जैगवार। IUCN इसका जो इसमें नियर थ्रेटेंड है जैगवार। इट इज़ द लार्जेस्ट कैट इन अमेरिका एंड हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट, याद रखेगा, है ना। तो ये याद रखना आपको। ब्लैक पैंथर कहा जाता है ब्लैक जैगवार्स को ही। फिर एक जीनस एसिनोनिक्स होता है विच इज़ अ यूनिक जीनस विद इन द कैट फैमिली एंड विद ओनली लिविंग स्पीशीज विच इज़ चीता। तो जीनस जो एसिनोनिक्स है, चीताज आर बेसिकली अंडर दैट ओनली। वल्नरेबल है IUCN में ये, है ना, IUCN के अंतर्गत वल्नरेबल। इंडिया में हालांकि हम इनको एक्सटिंक्ट मानते हैं, 1952 से ही हम इसको एक्सटिंक्ट मानते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट लैंड मैमल एंड ग्रिप हेल्प्स टू एक्सेलरेट फास्टर दैन द स्पोर्ट्स कार। लेपर्ड पैंथेरा पार्डस जो होता है, इट इज़ सिमिलर इन अपीयरेंस टू जगवार एंड they can survive in diverse habitats around altitudes and all, ठीक है ना, याद रखिएगा। मेलानिस्टिक लेपर्ड्स को भी ब्लैक पैंथर्स कहा जाता है। दे आर फिर इसके अलावा स्नो लेपर्ड भी होता है, IUCN की थ्रेटेंड स्पीशीज़ में है ना, स्नो लेपर्ड भी है। स्नो लेपर्ड इज बेसिकली पैंथेरा उनसिया एंड इंडिया में ये लद्दाख हिमाचल प्रदेश वाला रीजन जो है वहाँ पे है। एंड इसके अलावा जीनस प्यूमा भी है, क्लोजली रिलेटेड टू डोमेस्टिक कैट्स एंड ऑल, है ना, तो याद रखिएगा। एंड ओनली वन एक्सटेंट स्पीशीज़ कूगर बोलते हैं, कूगर इज द स्पीशीज़। सेकेंड लार्जेस्ट कैट इन अमेरिका, है ना, जैगवार लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट कूगर आपका प्यूमा है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 7 बिग कैट्स के नाम मैंने आपको बता दिए। इंडिया स्कोर्स 74.4 इन द वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन वर्किंग वुमेन। तो द लॉज अफेक्टिंग द इंडियन वर्किंग वुमेन्स पे एंड पेंशन डू नॉट प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी विद द इंडियन मैन। ये है वर्ल्ड बैंक का कहना। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली, एक इंडेक्स निकाला ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ अ वर्किंग वुमेन। लाइफ साइकिल ऑफ अ वर्किंग वुमेन में 100 में से 74.4 मिला है इंडिया की वर्किंग वुमेन को जो स्कोर है ना। और वर्ल्ड बैंक का ये इंडेक्स है। 100 का मतलब है वुमेन आर ऑन इक्वल स्टैंडिंग विद द मैन ऑन ऑल दी इंडाइसेस इंडिकेटर्स। 8 इंडिकेटर्स हैं, उनमें से अगर सब में बराबर है तो 100 का स्कोर होगा। जैसे जैसे बराबरी घटेगी वैसे वैसे स्कोर घटता जाएगा, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक की वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट थी ये। वर्ल्ड बैंक की वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2023 थी। इंडिया ने हालांकि साउथ एशिया की एवरेज से ऊपर स्कोर किया है। साउथ एशिया का एवरेज था 63.7 एंड इसमें से नेपाल ने हाईएस्ट किया था 80.6, है ना। 190 इकोनॉमीज़ की ये रिपोर्ट थी। ओनली 14 स्कोर्ड परफेक्ट 100। 14 ने परफेक्ट 100 लिया, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, लातविया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पोर्चुगल, स्पेन एंड स्वीडन थे, है ना। ये आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये पूरा आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, इफ़ देर इज़ एनी। तो यहाँ पे तो और कोई नहीं दिख रही। अब जो कल और परसों के इंपॉर्टेंट थे वो मैं आपको वेबसाइट से जो नोट्स हैं वो वहाँ से बता देता हूँ, और आप लोग उसको ज़रूर ऐप को डाउनलोड कर लें ताकि आपको कोई नोट्स और ये सब अब मिस ना हो, ठीक है ना। मैं उसको डेली वहाँ पर अपडेट कर दिया करूँगा, दोपहर शाम तक अपडेट हो जाया करेगा डेली अब, है ना। तो आप देख लीजिएगा वहाँ से।
तो आज देखो पहली जो न्यूज़ है वो है प्रोटॉन बीम थेरेपी। कल और परसों के न्यूज़पेपर में बता रहा हूँ। प्रोटॉन बीम थेरेपी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि रेडिएशन थेरेपी है जिसमें प्रोटॉन्स का यूज़ किया जाता है। इसमें एक्सरेज का यूज़ नहीं किया जाता, हाई एनर्जी प्रोटॉन्स का यूज़ किया जाता है और टारगेटेड होता है, मतलब कैंसर सेल्स के ऊपर ही इसको अटैक किया जाता है। प्रिसाइज ट्रीटमेंट देता है और अगल बगल के सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। पर्टिकुलरली वेरी इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग द ट्यूमर्स विच आर लोकेटेड इन सेंसिटिव एरियाज सच एज ब्रेन, स्पाइन, प्रोस्टेट। यहाँ पे तो प्रोटॉन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड हाई बीम ऑफ प्रोटॉन का यूज़ किया जाता है, तो ट्यूमर साइट पे दिया जाता है यूजिंग अ मशीन कॉल साइक्लोट्रॉन। तो कौन सी मशीन से दिया जाता है? साइक्लोट्रॉन से दिया जाता है। एंड प्रोटॉन पेनिट्रेट्स द ट्यूमर एंड रिलीजेस देयर एनर्जी विच डैमेजेस द कैंसर सेल्स एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग। प्रोटॉन थेरेपी हालांकि सेफ है, इफेक्टिव है, ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर, वाइल इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं कि सबके लिए बिना 100% साइड इफेक्ट फ्री नहीं है। इसलिए आज का जो क्वेश्चन भी था उसमें एक स्टेटमेंट था 100% साइड इफेक्ट फ्री, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। अगर आप कंपेयर करें नॉर्मल थेरेपी को तो एक्सरे यूज़ होता है, प्रोटॉन थेरेपी में प्रोटॉन यूज़ होते हैं, है ना, हाई एनर्जी प्रोटॉन्स यूज़ होते हैं एंड दे डू नॉट गो बियॉन्ड द ट्यूमर। हालांकि एक्सरे जो थी दैट वाज गोइंग बियॉन्ड द ट्यूमर, तो दूसरी सेल्स और दूसरे उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। जैसे आप देख पा रहे हैं, गोइंग यहाँ ट्यूमर है तो इट इज गोइंग बियॉन्ड द ट्यूमर, बट यहाँ पे अगर ट्यूमर है तो इट इज गोइंग ओनली अप टू द ट्यूमर, नॉट गोइंग बियॉन्ड द ट्यूमर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। चैलेंजेस क्या है पीबीटी के यानी प्रोटॉन बीम थेरेपी के, कि हमारे इंडिया में फैसिलिटीज़ है नहीं करेंटली। केवल हमारे पास 42 पीबीटी मशीन्स ही हैं, है ना। यूएस में बहुत ज़्यादा है ना, और इसके अलावा सॉरी इंडिया में 42 नहीं, पूरे वर्ल्ड में यूएसए के पास 42 है, यूरोप के पास 35 है, जापान के पास 26 है, चाइना के पास 7 है, ताइवान के पास 3 है, साउथ कोरिया के पास 2 है। इंडिया में केवल एक प्रोटॉन बीम थेरेपी है ना। अपोलो हॉस्पिटल इज द ओनली सेंटर इन द होल ऑफ द साउथ एंड वेस्ट एशिया ऑफरिंग द पीबीटी, है ना। ह्यूज कॉस्ट टू सेटअप, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है पीबीटी मशीन में, एंड दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट एज वेल, है ना। जो अपोलो हॉस्पिटल है उसने कॉस्ट रिड्यूस किया तो 1.2 करोड़ के ऊपर आ रही है ना। एंड वहीं पे यूएस में जो है वो 5 लाख से 30 लाख के बीच में प्रोटॉन बीम थेरेपी की ट्रीटमेंट हो जाती है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सेकंड है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, कॉइल वेंडिंग और ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी का भी मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया मटेरियल को चेक करने के लिए, है ना। तो मीटी ने इसको सेटअप किया ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी, ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी। अगर आपको सोशल मीडिया के किसी जजमेंट के अगेंस्ट अपील करनी है तो ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में जाकर के आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी। वैभव फेलोशिप स्कीम की बात कर लेते हैं। अब वैभव फेलोशिप स्कीम जो है, इस स्कीम के अंतर्गत जो एनआरआई रिसर्चर्स हैं, मतलब ये आज जो क्वेश्चन पूछा था उसमें मैंने आपको बोला था कि इंडियन रिसर्चर्स को बाहर मदद करेगा, नहीं, ये बाहर के रिसर्चर्स को इंडिया में अगर रिसर्च करनी है तो मदद करेगा ना, ठीक है। तो ये एनआरआई रिसर्चर्स के लिए चांस है टू वर्क इन इंडिया फॉर अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फॉर अ मिनिमम ऑफ 1 मंथ एंड अ मैक्सिमम ऑफ 2 मंथ्स पर ईयर, ठीक है ना। ड्यूरेशन ये 3 साल चलेगी। मैक्सिमम 37 लाख रुपए फंडिंग में प्रोवाइड किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट टू द रिसर्चर्स थ्रू आउट दैट टाइम। गोल है इसका इनेबलिंग एकेडमिक एंड रिसर्च कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया इंस्टीट्यूशंस एंड टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक्चुअली टॉप इंस्टीट्यूशन जो टॉप 500 क्यूएस रैंकिंग में आने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के रिसर्चर्स को मौका दिया जाएगा। टॉप 500 जो क्यूएस रैंकिंग में टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं क्यूएस, है ना, तो क्यूएस रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 के जो रिसर्चर्स रहेंगे वो लोग आकर के करेंगे। एप्लीकेंट शुड नॉट बी ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, एप्लीकेंट शुड बी अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई, है ना, शुड बी एन एनआरआई या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड शी और ही मस्ट हैव ऑब्टेन्ड पीएचडी एमडी एमएस डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये कंडीशन है जो कि है ना, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए। इंडियंस जो अब्रॉड ऐसा नहीं है। एक है ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल स्टैब्लिश किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द मध्य प्रदेश। तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में ये सेटअप की गई है ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल। अब ये ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल क्यों कॉन्स्टिट्यूट की गई? तो आपको पता हो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, विच इज द फर्स्ट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत ये पहला इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट है, एंड इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बुंदेलखंड रीजन एज वेल। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रिपेयर किया है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान अंडर दिस, है ना। ऑब्वियसली बात है, केन बेतवा लिंकिंग होगी तो पन्ना टाइगर रिजर्व को बहुत
नुकसान पहुंचने के पहले सवाल उठ रहा था। इसी कारण से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रिपेयर किया है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है और बायोडाइवर्सिटी है वो पन्ना टाइगर रिजर्व की और सराउंडिंग एरियाज की कंजर्व रह सके। इस कारण से प्लान बनाया है। अब वो प्लान सही से काम कर सके, टाइम बाउंड मैनर में काम कर सके, इसलिए ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल बनाई गई है। ठीक है ना, ताकि विन विन सिचुएशन है, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों में बैलेंस बना रहे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली जो न्यूज़ है वो है विंडसर फ्रेमवर्क की। विंडसर फ्रेमवर्क क्या है ये? तो देखो मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली एक इशू चल रहा था नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, और विंडसर फ्रेमवर्क ने नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को रिप्लेस कर दिया है। याद रखिएगा, ब्रेग्जिट के बाद बड़ी दिक्कत हो रही थी। आप सबको पता है कि जब जो मैं आपको, लेट मी शो यू द मैप एज वेल, मैं आपको देखता हूँ कि मैप है कि नहीं इसमें। यस बिल्कुल है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर ये इंग्लैंड वाला पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम वाला पार्ट है, और यहाँ पे स्कॉटलैंड वाला पार्ट है, यहाँ पे आपका आयरलैंड आता है, नदर्न आयरलैंड और सदर्न आयरलैंड, यहाँ दो पार्ट आते हैं, यहाँ पे आयरलैंड का पार्ट आता है। ठीक है ना। तो अब क्या था बेसिकली, यहाँ पे ब्रेग्जिट से ब्रिटेन हटा, यानी इंग्लैंड हटा, यूनाइटेड किंगडम हटा, लेकिन आयरलैंड तो वहीं था, ईयू के अंतर्गत ही था। तो ईयू के अंतर्गत था, तो हो क्या रहा था, मतलब बड़ी दिक्कत हो रही थी जब भी यहाँ से बॉर्डर शिफ्ट हो रहा था, तो दोनों के बीच में इशू चल रहा था। तो पहले मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा था, द नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल प्रॉब्लम। पहले मैं आपको नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल प्रॉब्लम बताता हूँ। तो जब यूके ने यूरोपियन यूनियन छोड़ा, तो नदर्न आयरलैंड रिमेन्ड इट्स ओनली कंस्टिट्यूएंट दैट शेयर्ड अ लैंड वाटर विद द ईयू मेंबर, है ना, लैंड वो कर रहा था। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड दूसरा पार्ट था, नदरलैंड के साथ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड था। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो था वो ईयू मेंबर है। सिंस EU एंड UK हैव डिफरेंट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, दोनों के डिफरेंट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स हैं, इस कारण से क्या हो रहा था, बॉर्डर चेक्स वुड बी नेसेसरी बिफोर गुड्स कुड मूव इनटू द नदरलैंड टू आयरलैंड। तो नदर्न आयरलैंड से आयरलैंड में जब गुड्स जा रहे थे तो बॉर्डर चेक होते थे, और बॉर्डर चेक में वो EU और ब्रिटेन के दोनों के अलग अलग रूल होने के कारण दिक्कत हो रही थी। तो दोनों आयरलैंड्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक लड़ाई चल रही, बहुत लॉन्ग हिस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट की। और ये हिस्ट्री ख़त्म कब हुई, 1998 में, जब एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट किया गया था, और इसको बेलफास्ट एग्रीमेंट भी कहते हैं, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट या बेलफास्ट एग्रीमेंट। याद रखिएगा, ये नदर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो दो आयरलैंड्स हैं, उनके बीच में इशू सॉल्व करने के लिए बेलफास्ट एग्रीमेंट या गुड फ्राइडे एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और यही नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल था, उस समय चल रहा था। तो नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो नदर्न आयरलैंड था, इट रिमेन्ड इन EU सिंगल मार्केट एंड ट्रेड एंड कस्टम्स इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स कमिंग फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन टुक प्लेस एट इट्स पोर्ट्स अलोंग द आयरिश सी। तो यहाँ पे नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या चल रहा था कि नदर्न आयरलैंड जो था, इट रिमेन्ड इन द EU सिंगल मार्केट एंड ट्रेड एंड कस्टम इंस्पेक्शन जो होते थे, इंस्पेक्शन होते थे, तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ बॉर्डर में हो जाते थे। अब विंडसर फ्रेमवर्क जो है वो एम्ड है एट रिड्यूसिंग द चेक्स, है ना। इसने दो ऑप्शन सजेस्ट किए हैं। याद रखिएगा, दो ऑप्शन सजेस्ट किए हैं विंडसर के अंतर्गत। एक तो लेन्स में 2 लेन बना दी गई हैं। ग्रीन लेन है फॉर गुड्स दैट विल रिमेन इन नदर्न आयरलैंड, अ ग्रीन लेन फॉर गुड्स दैट विल रिमेन इन नदर्न आयरलैंड। प्रोडक्ट्स गोइंग थ्रू द ग्रीन लेन वुड सी चेक्स एंड पेपर वर्क स्क्रैप्ड, मतलब ग्रीन लेन से जो भी प्रोडक्ट जाएगा उसमें कोई पेपर वर्क या चेक नहीं होगा। रेड लेन फॉर गुड्स दैट मे बी सेंट ऑन द EU, जो EU यानी यूरोपियन यूनियन को भेजा जाएगा उसके लिए वो रेड लेन से गुजरेगा। रेड लेन के गुड्स जो रहेंगे वो उनमें चेक्स होगा। ठीक है ना, तो ये तो लेन है। दूसरा स्टॉरमॉन्ट ब्रेक। स्टॉरमॉन्ट ब्रेक क्या है, इट विल अलाउ द नदर्न आयरलैंड लॉ मेकर्स एंड लंदन टू वीटो एनी EU रेगुलेशन। स्टॉरमॉन्ट ब्रेक का मतलब है ये वीटो देगा किसको, नदर्न आयरलैंड को और ब्रिटेन को, लंदन को, ताकि वो किसी EU रेगुलेशन के अगेंस्ट वीटो कर सकें। एंड वीटो इज एप्लीकेबल इफ दे बिलीव दैट द रेगुलेशन अफेक्ट द रीजन्स एडवर्सली, अगर उस रीजन को उनको लग रहा है कि एडवर्सली इफेक्ट करेगा तो वो इसको अगेंस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के विंडसर फ्रेमवर्क क्या प्रपोज कर रहा है, दो क्रूशियल एस्पेक्ट। पहला तो ग्रीन लेन एंड रेड लेन सिस्टम, जिसमें ग्रीन लेन में वो चीज़ है जो गुड्स नॉर्दर्न आयरलैंड में रहेंगे, और रेड लेन में वो जो EU में जाएंगे। ठीक है ना। स्टॉरमॉन्ट ब्रेक जो कि नदर्न आयरलैंड के और लंदन के लॉ मेकर्स को किसी भी EU रेगुलेशन को रोकने के लिए वो करेंगे। ठीक है। अब हम अगर बात करें नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल की, तो ये देखो पहले क्या होता था, करंट सिचुएशन, गुड्स आर चेक्ड एट पोर्ट्स ऑफ नदर्न आयरलैंड ऑन अराइवल, दे कैन ओनली बी मूव्ड इनटू द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वंस दे आर चेक्ड। मतलब यहाँ पे पहले यहाँ पे इस जगह पे आयरिश, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये नदर्न आयरलैंड है और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। तो यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो पहले गुड्स चेक होते थे यहाँ पे। तो अभी चेक्स को कम करने के लिए उन्होंने बोला कि 2 लेन बना दें। ग्रीन लेन में वो है जहाँ पे जो सिर्फ नदर्न आयरलैंड में
रहने हैं, जिनको यहाँ नहीं जाना है। और अगर यहाँ जाना है, मतलब कि ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो कि EU का मेंबर है, अगर वहाँ कोई प्रोडक्ट जाना है तो उसको रेड लेन से लेकर के गुजारना पड़ेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला है यूनियन पावर मिनिस्टर ने लॉन्च किया स्टार रिलेटेड एप्लायंसेस प्रोग्राम एंड आई दीक्षा पोर्टल। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया स्टार लेवलिंग प्रोग्राम। स्टार लेवलिंग प्रोग्राम ऑब्वियसली बात है, कौन कितने स्टार हैं, कितना पावर कंजम्पशन होता है, कितना पावर प्रिजर्वेशन होता है, इसके ऊपर है। दूसरा है आई दीक्षा पोर्टल। जो स्टार लेवलिंग प्रोग्राम आपको बता दिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का प्रोग्राम है और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत इसका मैंडेट है। और इसका एम यही कि इन्फॉर्मेशन जो है कंज्यूमर्स तक पहुंच सके कि एनर्जी सेविंग कितनी है किसी प्रोडक्ट की, या कितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। जितना अच्छा स्टार रेटिंग उतना अच्छा वो प्रोडक्ट, ठीक है ना। आई दीक्षा पोर्टल क्या है? इट्स अ प्लेटफॉर्म डेवलप्ड अंडर द एक्सेलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी एस्पायर टेक्निकल वन असिस्टेंट प्रोग्राम। इस जो आई दीक्षा है एक प्लेटफॉर्म है जिसको डेवलप किया गया है अंडर द एक्सेलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी एस्पायर टेक्निकल वन असिस्टेंस प्रोग्राम। एंड एस्पायर जो है एक बायलिटरल प्रोग्राम है विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ द UK, है ना। एंड विद द इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। आई दीक्षा डिजाइन किया गया है टू सर्व एज वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल एनर्जी एफिशिएंसी एंड डीकार्बोनाइजेशन नीड्स ऑफ इंडियन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। तो एक पोर्टल है विच विल सर्व एज वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल एनर्जी एफिशिएंसी एंड decarbonization needs of the Indian energy industries। ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा, नॉलेज एक्सचेंज करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस विच आर रिलेटेड टू दैट। लोगों को प्रोडक्ट अगर नहीं पता तो वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। लास्ट है यहाँ पे स्वायत्त इनिशिएटिव जेम का है। जेम पोर्टल आपको पता होगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहाँ पे सरकारी जो ऑफिसेज हैं, सरकारी जो वो हैं बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बेसिकली ये स्वायत्त इनिशिएटिव है। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रमोट स्टार्टअप्स विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शंस। स्वायत्त याद रखिएगा, स्टार्टअप्स विमेन एंड यूथ एडवांटेजेस थ्रू ई ट्रांजेक्शंस। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इन नई दिल्ली, ये न्यू दिल्ली, यानी कि गवर्नमेंट जेम पोर्टल बेसिकली वो है। स्वायत्त लॉन्च किया गया था 2019 में एंड दिस इज टू प्रमोट स्टार्टअप्स विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शंस ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इंक्लूसिवनेस ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन द जेम पोर्टल बाय टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स टू फैसिलिटेट देयर ट्रेनिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सच स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स, डेवलप विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ MSME सेक्टर्स एंड स्टार्टअप। तो बेसिकली वही है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को उनके रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, इन सब में मदद करेगा, मैन्युफैक्चरिंग में, MSMEs खोलने में, है ना। दिस इज द इनिशिएटिव विच इज़ हेल्प्ड इन प्रमोटिंग सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। जेम पोर्टल के माध्यम से सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए बेसिकली ये लिया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दैट एनालिसिस। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।